विद्यार्थियों नमस्कार। आज मैं डीपी द्विवेदी आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर की ओर से 10वीं कक्षा के हिंदी विषय के पठन पाठन हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। तो चलिए आज हम बड़े भाई साहब नामक पाठ का अध्ययन करते हैं। इस पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद जी का जन्म बनारस के लमही गांव में 31 जुलाई सन 1880 को हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। उन्होंने उर्दू में गुलाब राय तथा हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया। उर्दू में प्रकाशित उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन था, जिसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। उन्होंने स्कूल मास्टर, इंस्पेक्टर, मैनेजरी की नौकरी करने के पश्चात हंस और माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया। 8 अक्टूबर सन 1936 को वह इस लोक से विदा हो गए। तो चलिए अब हम पाठ की रूपरेखा को समझते हैं। पाठ की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। अभी तुम छोटे हो, इसलिए इस काम में हाथ मत डालो, अर्थात यह काम मत करो। ऐसा सुनते ही बच्चों के मन में आता है कि काश हम बड़े होते तो कोई हमें इस तरह नहीं टोकता। लेकिन आप यह मत सोच लेना कि बड़े होने के नाते आपको कुछ भी करने का अधिकार मिल जाता है। घर के बड़े को कई बार वो काम करने से भी पीछे हटना पड़ता है जो उसकी उम्र के दूसरे लड़के बिना सोचे समझे करते हैं, क्योंकि वो अपने घर में बड़े नहीं होते। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब हैं, जो हैं तो छोटे ही, परंतु उनसे छोटा भी एक भाई है। वह उससे कुछ ही साल बड़े हैं। अर्थात बड़े भाई साहब की उम्र 14 वर्ष की है और छोटे भाई साहब मात्र 9 वर्ष के हैं। परंतु उनसे अर्थात बड़े भाई साहब से बड़ी बड़ी आशाएं भी की जाती हैं। बड़े होने के कारण वो खुद भी यही चाहते हैं कि वह जो कुछ भी करें छोटे भाई के लिए एक प्रेरणादायक हो, अर्थात वो अपने छोटे भाई के लिए एक उदाहरण के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के कारण बड़े भाई साहब का बचपन अदृश्य अर्थात नष्ट हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो इस पाठ में सार्थक पढ़ाई करने तथा शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग्यात्मक वर्णन किया गया है। तो बच्चों, अब हम पाठ की रूपरेखा समझने के बाद पाठ के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। प्रेमचंद कहानी का प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन वह मुझसे केवल 3 दर्जे आगे थे। हम दोनों ने साथ साथ पढ़ना शुरू किया था। वे 1 साल की पढ़ाई 2-3 साल में करते थे, ताकि उनकी नींव मजबूत हो जाए। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। वह मुझ पर पूरी निगरानी रखते थे। ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार था। मुझसे यह उम्मीद की जाती थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं। इस कहानी में प्रेमचंद जी कहते हैं कि बड़े भाई साहब उनसे 5 साल बड़े थे और जिस उम्र में उन्होंने पढ़ाई शुरू की थी, उसी उम्र में बड़े भाई साहब ने भी पढ़ाई शुरू की थी। लेकिन बड़े भाई साहब अपनी शिक्षा की नींव को मजबूत करने के चक्कर में हमेशा रहते थे और इस कारण से वो दिन रात पढ़ने के बाद भी एक एक कक्षा में कई कई साल तक 2 या 3 साल तक पढ़ते थे, जिसके कारण से कक्षा का अंतर तो उन दोनों के बीच में कम था, लेकिन उम्र का अंतर अधिक था। वह स्वभाव से अध्ययनशील थे, अर्थात बड़े भाई साहब स्वभाव से ही अध्ययनशील थे, निरंतर पढ़ते रहते थे और हमेशा किताबों में व्यस्त रहते थे। कोई न कोई किताब खोले हुए हमेशा पढ़ते रहते थे। वे विभिन्न प्रकार की तस्वीरें कापियों में बनाया करते थे, लेकिन मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता था, अर्थात छोटे भाई का मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। मैं अवसर पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता था और खेलने लगता था
और इस प्रकार से पढ़ाई में मन ना लगने के कारण छोटा भाई हमेशा हॉस्टल से अवसर पाते ही बाहर आता था, मैदान में खेलने लगता था। और जब खेल कूद कर कमरे में वापस आता तो भाई साहब क्रोधित हो जाते और डांटते हुए कहते, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा, अर्थात एक अक्षर भी समझ में नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना तो कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। यहाँ दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती हैं। आंखें फोड़नी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है खूब मेहनत करना, खूब मेहनत करके पढ़ाई करना। और खून जलाना, खून जलाने का मतलब है कठिन परिश्रम करना। तब कहीं यह विद्या आती है, और आती क्या है, हाँ कहने को आती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर की बात रही। अगर तुम्हें इसी तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो। भाई साहब यहाँ पर अपने बाप दादा की कमाई को बर्बाद ना करने की भी नसीहत छोटे भाई को देते हैं। मैं इस तरह की लताड़ सुनकर रोता रहता। उनकी बातें सुनकर मेरी हिम्मत टूट जाती। सोचता गांव चला जाऊं। फिर हिम्मत करके टाइम टेबल बनाता, उस पर अमल ना कर पाता। प्राकृतिक वातावरण मुझे इस कदर लुभाता कि मैं खेलने निकल पड़ता। लेखक कहता है कि बड़े भाई साहब की लताड़ सुनकर के वो रोने भी लगता था, उसकी हिम्मत भी टूट जाती थी। गांव जाने का भी मन करता था, लेकिन फिर से हिम्मत करके पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाता था। लेकिन खेल कूद में रुचि अधिक होने के कारण प्राकृतिक वातावरण को देख करके वह फिर से खेलने निकल पड़ता था और पढ़ाई के टाइम टेबल को अमल नहीं कर पाता था। वार्षिक परीक्षा में भाई साहब फेल हो गए और मैं कक्षा में प्रथम आया। जबकि आपको ज्ञात है कि लेखक बहुत कम ही पढ़ता था, अधिक समय खेलने कूदने में बिताता था, जबकि बड़े भाई साहब हमेशा पढ़ते रहते थे। अब हम दोनों में केवल 2 साल का अंतर रह गया। अब मैं भाई साहब से कहना चाहता था कि आपकी घोर तपस्या कहाँ गई। फिर चुप रह गया। मैं फिर खेल कूद में लग गया। एक दिन बड़े भाई साहब मुझ पर टूट पड़े। देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल हो गए हो, तो तुम्हें दिमाग हो गया है। अर्थात लेखक को बड़े भाई साहब जब खेलते हुए देखे तो उनके क्रोध का पारावार ना रहा और उसको समझाते हुए इस प्रकार की बातें बोलने लगे। वो कहने लगे, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा। तुम दर्जे में अव्वल आ गए हो इसलिए तुम्हें घमंड हो गया, ये बात ठीक नहीं है। तुम्हारी क्या हस्ती है। उन्होंने अनेक उदाहरण देकर डराना भी शुरू किया। उन्होंने कई राजाओं के नाम लिए। उन्होंने इतिहास एलजेब्रा के विषय में भी बताया कि इनकी पढ़ाई कितनी कठिन है, इसलिए तुम्हें निरंतर पढ़ते रहना चाहिए, खेल कूद में कम से कम समय देना चाहिए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने समय की पाबंदी पर 4 पन्नों का निबंध लिखने जैसी शिक्षा व्यवस्था पर भी व्यंग किया और कहा कि ऐसे अनावश्यक निबंधों को भी लिखना पड़ता है, इसीलिए अगर खेलते कूदते रहे तो कैसे काम चलेगा। स्कूल का समय निकट था और भाई साहब का उपदेश जारी था। वास्तव में देखा जाए तो यदि स्कूल का समय निकट ना होता तो भाई साहब की उपदेश माला कभी ना खत्म होती। बच्चों, हर बार की तरह फिर से सालाना परीक्षा हुई। संजोग से इस बार भाई साहब फिर से फेल हो गए और मैं फिर पास हो गया। मैं अर्थात लेखक। भाई साहब ने अत्यधिक परिश्रम किया था। मुझे उन पर दया आ रही थी। नतीजा सुनकर वो रो पड़े। अब मेरे और उनके बीच में केवल एक कक्षा का अंतर रह गया। वास्तव में यह उनके उपदेशों का ही सार था, अर्थात परिणाम था कि मैं पास हो गया और वह फेल हो गए। अब उनका व्यवहार नरम हो गया था। उन्होंने मुझे डांटना बंद कर दिया था। मेरे मन में भी यह धारणा घर कर गई थी कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, पास तो हो ही जाऊंगा। बच्चों, एक दिन संध्या के समय हॉस्टल से दूर मैं कनकौआ लूटने दौड़ा जा रहा था, अर्थात लेखक स्वयं कनकौआ लूटने जा रहा था। अचानक भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, अर्थात उनकी भेंट हो गई।
उन्होंने फिर से मुझे डांटना शुरू किया। उन्होंने कहना शुरू किया कि एक जमाना था, अर्थात एक समय था, कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार अर्थात बड़े बड़े अधिकारी हो जाते थे। उस समय 8वीं कक्षा को बहुत अहमियत दी जाती थी, अर्थात बहुत महत्व दिया जाता था। तुम हो कि 8वें दर्जे में आकर बाजारी लड़कों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो, अर्थात इन अनपढ़ बच्चों के साथ कनकौवे अर्थात पतंग के लिए दौड़ रहे हो। लोग तरह तरह के कथनों द्वारा अपने भाई को डांटते फटकारते हैं और अनुभवजन बातें कहते हैं। भाई साहब का मानना है कि जीवन जीने के लिए अनुभव ज्यादा जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है, किंतु वास्तव में अनुभव ही प्रमुख ज्ञान है, क्योंकि घर का कामकाज और खर्च का हिसाब घर के बड़े बूढ़े ही ठीक प्रकार से रख पाते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो उस समय घर के बड़े बूढ़े बिल्कुल भी पढ़े नहीं होते थे। जैसे कि लेखक के अम्मा दादा बिल्कुल पढ़े नहीं थे, फिर भी घर का अच्छे से हिसाब चलाते थे। हेडमास्टर साहब की माताजी पढ़ी लिखी नहीं थी, किंतु वो भी बहुत अच्छे से घर का हिसाब किताब चलाती थी। उस समय मुझे अनुभव हुआ कि मेरे बड़े भाई साहब कितना अनुभव और कितना ज्ञान रखते हैं। मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया। मैं भी उनके ज्ञान के प्रति नतमस्तक हो गया। वह कहने लगे, जब तक मैं हूं तुम बेराह ना चलने पाओगे। अर्थात यहाँ पर बड़े भाई साहब ने फिर से अपना बड़प्पन सिद्ध करने की कोशिश की। इतने में ही एक कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। भाई साहब लंबे थे, इसलिए उन्होंने उछलकर पतंग पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। वास्तव में देखा जाए तो बड़े भाई साहब का पतंग पकड़ करके बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़ना एक बचपना ही सिद्ध करता है। इससे स्पष्ट होता है कि बड़े भाई साहब के अंदर भी एक बचपना था, जिसको वो कभी छोटे भाई के सामने प्रदर्शित नहीं करते थे, किंतु आज अचानक उनकी वो स्वाभाविक प्रकृति दिखाई ही पड़ गई। बच्चों, अब इस पाठ का समापन हम यहीं पर करते हैं। इस पाठ के प्रश्नोत्तर आपको आगे दिए जाएंगे।